गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। हमने कल एनसीईआरटी की हिस्ट्री की क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था लगभग 23 मिनट में। एंड आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है कि क्लास 6 की हिस्ट्री है, तो उसमें स्टार्ट जो भी होगा मतलब कहानी की जो शुरुआत होगी वे एक छोटे से किसी स्टोरी फॉर्म में ही होगी। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि तुषार की रेल यात्रा, तो मतलब इसका निष्कर्ष यही है पूरा ओवरऑल समरी इस जो बॉक्स है कि तुषार कहीं ट्रेन से अपनी यात्रा कर रहा था और वो ट्रेन के बाहर का नज़ारा देखकर बहुत खुश हो रहा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, रंग बिरंगी चीज़ें। तो उसके चाचा ने कहा कि ट्रेन की जो ट्रेन है वो मतलब लगभग 100-150 साल पहले ही शुरुआत हुई इसकी। वो हम सब भी पढ़ते हैं 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और बस तो उसके भी कई दशकों बाद आई। तो तुषार मन ही मन सोचने लगा कि अगर ट्रेन सिर्फ 100-150 साल पहले ही आई तो उसके पहले का मानो यानी आरंभिक मानो 2500 वर्ष से पूर्व ही आरंभिक मानव आ गए थे। तो लगभग तब के मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे। तो यही इसमें बताया गया है कि मानव अपना आरंभिक जीवन कैसे व्यापन करते थे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। उनका जो जीवन था स्थायी नहीं था, पर वो कैसे चीज़ों को टैकल करते थे। मतलब छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी क्या बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती थी। जब उनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, तो नो डाउट जब इसेंशियल चीज़ें ही आपके पास नहीं होंगी तो परेशानियाँ छोटी नहीं बहुत बड़ी होंगी। तो वो उन सभी परेशानियों को कैसे टैकल करते थे और आज उस आरंभिक मानव से हम मॉडर्न मानव आज बन चुके हैं। तो यही बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यही बताया गया है यहाँ पे कि आरंभिक मानव आखिर वे एक इधर उधर घूमते क्यों थे। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें फैक्ट प्रीलिम्स के लिए और कॉन्सेप्ट बेस्ड मेंस के लिए भी मिलेगा, स्टेट पीएससी एज वेल एज यूपीएससी के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। तो क्वेश्चन सीधे ये आ सकता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक का उदय या फिर का आरंभ, मतलब ये जो मानव का एक वर्ग है आखेटक खाद्य संग्राहक, आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक या फिर शिकारी जिनको बोलते हैं, वो लगभग हमारे यहाँ कब आए। तो 20 लाख साल पहले, आज से लगभग 20 लाख साल पहले। और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही इन्हें इस नाम से पुकारा गया। इन जो मानव का वर्ग है उन्हें आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक ही क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो घूम घूम कर भोजन का इंतजाम करते थे। कभी शिकार करके यानी जानवरों को मार के, तो कभी घूम घूम कर फलों को इकट्ठा करके, तो मतलब घूम कर संग्रह करते थे, अपने भोजन का इंतजाम करते थे। तो उसी की विधि के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको 20 लाख साल पहले आखेटक खाद्य संग्राहक आए और इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बाकी स्किप कर सकते हो, इसमें भी स्किप कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत ऐसे ही बताया गया है कि क्या करते हैं, कैसे क्या वो। और देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, वो मेंस से, मतलब मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर नहीं आए तो भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हम मेंस में इसको यूज कर सकते हैं कि आखिर जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, जो या फिर उस टाइम का जो मानव था, तो वो घूमता क्यों था, मतलब उसका जो जीवन था वो स्थायी क्यों नहीं था, अस्थायी ही क्यों था उस टाइम पर, पहले के मानव में, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, तो इनके कारण क्या हो सकते थे। यहाँ पे 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है कि वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। अब जब इन सारे पौधों को, सभी फलों को, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते तो फिर अपने भोजन की प्राप्ति के लिए कहीं दूसरी जगह तो जाना पड़ता। तो पहला रीज़न हो गया भोजन की प्राप्ति।
देन है। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी। अब भोजन का ही दूसरा कारण है, भोजन ही है, लेकिन इसमें रीजन क्या है, थोड़ा सा अलग है कि जानवरों का ही लोग शिकार करते थे। अब वो जानवर एक जगह पे तो टिक के रहेंगे नहीं, वो भी घुमंतु प्रजाति के रहते हैं इंसानों की तरह, तो वो भी अपना शिकार करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और उन जानवरों का शिकार करने के लिए मानव भी भटकता रहता था। और फिर थर्ड कारण ये है कि तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब जैसे आम है, आम गर्मी के सीज़न में ही आता है ना, आम जो है वो गर्मी के सीज़न में आता है। तो अब हाँ, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आम हो। लाइक यूपी में, उत्तर प्रदेश में आम बहुत होता है, मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तो गर्मी के सीज़न में महाराष्ट्र में रहेगा कोई, और बाकी जैसे कि जो सेब हैं, कश्मीरी सेब, तो अगर ठंडियों के मौसम में सेब लेने के लिए कश्मीर जाएंगे, तो मतलब वो तरह तरह के जो मौसमी फल हैं, मौसमी जो पौधे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, मतलब मेन इरादा भोजन ही था। स्थायी जीवन क्यों नहीं था, क्यों घुमंतु प्रजाति के थे, क्योंकि भोजन ही प्राप्त करना था, बस उनके रीजन्स अलग अलग हैं। तीसरा कारण हो गया। और चौथा कारण है कि पानी, एक मिनट, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन बिल्कुल संभव नहीं होता है। तो पानी झीलों, झरने, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि अब कई, जैसे कभी कभी होता था, जैसे कि मान लो आसपास के तालाब सूख गए, तो पानी की तलाश में तो इंसान इधर से उधर जाएगा, जहाँ पे उसको पानी मिल गया और रहने के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसे गुफाओं टाइप का मिल गया, और कुछ खाने के लिए फल या फिर जानवर मिल गए, तो बस रह लिए वहीं 1-2 महीने के लिए। फिर वहाँ से जब सब समाप्त, तो फिर आगे चलते गए। बस यही था मानव का जीवन। तो ये 4 रीजन्स बता दिए गए हैं। और क्या हो सकते हैं, 2 रीजन हो गए, एक मिनट, एक भोजन हो गया, एक पानी हो गया, और तीसरा हो सकता है सुरक्षा। अगर कहीं पे कुछ ऐसे जानवर मिल गए जो बहुत आक्रामक हैं, तो वहाँ से नो डाउट हमें बोरिया बिस्तर लेके दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जहाँ के जानवर कोऑपरेटिव हो, यानी कि हम उनका शिकार कर सकें और वो कोऑपरेटिव हो हमारे लिए, कि चलो भैया लो, हमारा आके शिकार करो तुम। तो 3 चीज़ें हैं, 3 रीजन से मेन, भोजन, पानी और सुरक्षा। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो आरंभिक, यहाँ पे ये बताया गया है कि आरंभिक मानव के बारे में जो पुरातत्वविद हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, वो सामान, जैसे पूरा स्थल जितने भी हो गए, हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता में, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, वहाँ से जो पहले की चीज़ें यूज की जाती थी, जैसे मृद भांड हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, या फिर मोहर हो गया, या फिर जितने भी औजार हो गए, तो ये सारी चीज़ें यूज करते थे। तो आज कहीं ना कहीं उनको हम देख सकते हैं, और उनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि आरंभिक मानव अपने जीवन में कैसी कैसी हरकतें करता था, क्या करता था। और ये जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए गए हैं। यहाँ पे ये सारे औजार हैं। कुल्हा, ये थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, गोल पत्थर हैं, यहाँ पे थोड़े नुकीले पत्थर हैं। ये सारे मतलब तरह तरह के औजार, अपने कभी हड्डियों के, कभी पत्थरों के। तो इसमें कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है कि आप पढ़ो, बस ऐसे ही है। स्किप करते चलते हैं। अब देखो, लाल त्रिकोण वाले ये जो मैप है, यहाँ पे लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। और पुरा स्थल क्या कहलाते हैं, जहाँ पे पुराने जो मानव हैं, आरंभिक मानव हैं, उनके रहने के लिए कोई स्थान दिख गया हो। जैसे भीमबेटका एक पुरा स्थल है, मध्य प्रदेश का है भीमबेटका, है ना, पुरा स्थल है। वहाँ पे जो गुफाएं हैं, बहुत वो चित्रित गुफाएं हैं, और वहाँ उन चित्रों को देख के हम तरह तरह के अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम पे क्या था, क्या नहीं था। और जितने भी हड़प्पा स्थल हैं, जितने भी पुरा पाषाण काल के स्थल हैं, नव पाषाण काल के, ये सारी चीज़ें पुरा स्थल कहलाती हैं, जहाँ से हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो ये पुरा स्थल है, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। क्यों, आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे पानी होता था, और नदियाँ रहेंगी, पानी रहेगा, जल रहेगा, तो आसपास पेड़ पौधे भी अच्छी मात्रा में रहेंगे, और जानवर भी पानी की तलाश में रहते हैं, तो जानवर भी शिकार के लिए मिल जाते थे। यहाँ पे ये देखिए, ये जो लाल कलर से बनाया गया है, रेड कलर से, ये भीमबेटका एमपी का है। ये कुरनूल गुफाएं हैं, शायद कहाँ, कर्नाटक में है।
कि आंध्र प्रदेश में है शायद कुरनूल, हाँ आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारे ये पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा स्थल है। अब ये मैप देख लेना, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे चिरांद यूपी में है। ये जो चिरांद है, एक मिनट, ये यूपी में है चिरांद, गंगा नदी के तट पर। कोल्डी हवा यूपी में है, और ये भीमबेटका एमपी में है। ये दाऊजली होडिंग ये उत्तर पूर्व भारत में है। इनाम गांव ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। ये देखिए बुर्जहोम जो है, बुर्जहोम कश्मीर का है। तो मैप एक बार देख लेना आप लोग। अब देखो यहाँ पे इस एनसीईआरटी के हिसाब से उद्योग स्थल किसे कहते थे, उद्योग स्थल किसे कहते थे, जहाँ पे पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो जिन स्थानों पे अच्छे अच्छे पत्थर, तरह तरह के वैरायटीज़ के पत्थर मिल जाते थे, उन्हीं को वो उद्योग स्थल कहते थे। क्यों? क्योंकि एक मतलब पत्थर का उपयोग ना केवल उपकरण औजार बनाने में होता था, बल्कि उनका उपयोग जैसे कि पत्थरों के पहिए भी बना लिए जाते थे। तो कभी बैठने के लिए, तो कभी बड़े बड़े जो चट्टान होते थे उनको मतलब रहने आवास के लिए यूज किया जाता था। तो ऐसे स्थलों को जहाँ पे पत्थर बहुत मात्रा में मिलते थे उद्योग स्थल कह दिया जाता था। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप स्किप करो। ये देखिए ये बड़े बड़े चट्टान हैं, यहीं पे रहने के लिए आवास। अब यहाँ पे वही इस डेफिनेशन है, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अवशेष जहाँ पे मिलते हैं आरंभिक मानव के, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे भी पाए जाते हैं। इन पूरा, चलो ये तो छोड़ दो। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है दबाव सल्क तकनीक। दबाव सल्क तकनीक, दबाव सल्क तकनीक किससे संबंधित है? तो पाषाण औजारों के निर्माण से। मतलब कि पत्थरों को के औजार किस तरीके से बनाया जाता था, तो उसकी एक तकनीक को कहते हैं दबाव सल्क तकनीक। और एक तकनीक ये था कि पत्थर को पत्थर से टकराना। यानी एक समझ लीजिए ये पत्थर है और एक ये बड़ा पत्थर है, तो इस ये बड़ा पत्थर है और ये छोटा पत्थर है। तो इस पत्थर के द्वारा इस पर प्रहार करके इसको मतलब इच्छानुसार आकृति दी जाती थी। तो एक तो हो गया तकनीक कि पत्थर को पत्थर से टकरा कर औजार बनाए जाते थे, और एक होता था दबाव सल्क तकनीक। तो ये दबाव सल्क तकनीक तुरंत आप कॉपी पेन निकाल के नोट कर लीजिए। दबाव सल्क तकनीक किससे रिलेटेड है? पसाड़ के उपकरण बनाने से या फिर औजार निर्मित करने से। आग की खोज। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है कुरनूल गुफा, जो कि हमने बताया। एक बार आप गूगल पे सर्च कर लेना कि आंध्र प्रदेश है कि कर्नाटक। आई थिंक कुरनूल तो आंध्र प्रदेश ही होगा, हाँ। तो कुरनूल में राख के अवशेष मिले हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि राख के अवशेष इन किन पुरास्थलों में से एक जगह से मिले हैं? तो आंसर होगा कुरनूल। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं, मतलब यहाँ पे लोग आग जलाना सीख गए थे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। जलवायु में परिवर्तन हुआ कब? लगभग 12,000 साल पहले। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान आने लगे, जिससे हिरण, जो भी शाकाहारी जानवर थे, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, यानी शाकाहारी जानवर। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगा। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ये किस काल की बात की जा रही है? लगभग पूरा पाषाण काल की। तो मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि लगभग 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि जलवायु का परिवर्तन हुआ और उसके तो गर्मी बढ़ने लगी, जिससे कि घास का निर्माण हुआ, घास उत्पादित हुई। तो जितने भी शाकाहारी जंतु हैं वो धीरे धीरे
शाकाहारी जो जंतु उनकी संख्याएं बढ़ने लगी, और शाकाहारी जंतुओं को इंसान भी मतलब अपने शिकार के रूप में यूज कर देते, तो इंसान भी उन्हीं के हिसाब से अपने आप को ढालने लगे। और शाकाहारी जंतु ना केवल शिकार के लिए, खाने के लिए, बल्कि और अलग अलग तरीके से यूज में आने लगे इंसानों को। तो वो इंसान सोचने लगा कि अब कैसे इनको पाला जाए, तो वही सारी चीज़ें बताई गई है। और इस टाइम पे मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, ध्यान रखना है। देन यहाँ पे बताया गया है कि गेहूँ, जौ, धान तो ठीक है, मतलब उगने लगे थे। अब ये इम्पोर्टेंट है, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। जो सबसे पहला मतलब मानव जब कदम ही रखा था पृथ्वी पे, तो वो मानव को क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल। उस मानव के समय को, काल को बोलेंगे पूरा पाषाण काल। और वह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, यानी कि उसका जो उस टाइम पे जो औजार का निर्माण होता था पत्थरों से होता था, और तो प्राचीन पत्थर मतलब पूरा पाषाण। और यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी पूरा पाषाण काल का आपको टाइमिंग पूछेगा सीधे सीधे, तो 20 लाख साल से 12 लाख साल के बीच का जो काल है वह पूरा पाषाण काल है। और इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। और सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हुई हैं वो पूरा पाषाण काल में ही हुई हैं, ठीक है। तो ये आप एक तो नोट कर लेना कि पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख से 12 लाख साल के बीच का है। ऊपर से इसके 3 पार्ट्स हैं, आरंभिक, मध्य एवं पूरा आरंभिक है, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। और एक मेसोलिथ बहुत ज़्यादा यूज में आता है, जिसे हम मध्य पाषाण युग कहते हैं। पूरा पाषाण के बाद क्या आएगा, मध्य पाषाण युग, जिसे मेसोलिथ कहते हैं। ये मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल, और इसका समय लगभग 12,000 साल से 1,000 साल पहले, 12,000 साल से 1,000 साल, बीसी भी बोल सकते हैं ना। तो 20 लाख साल से 12,000 साल के बीच का क्या है, पूरा पाषाण है। और जो मध्य पाषाण काल का समय है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच। और मध्य पाषाण काल के जो औजारों की विशेषता क्या थी, आमतौर पर बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता थी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के फैक्ट के लिए, जो मैं बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। कि जो मध्य पाषाण काल है, जिसका समय काल 12,000 साल से लगभग 10,000 साल के बीच का है, तो उनके जो पाषाणों जो उपकरण थे, पाषाण उपकरण, उनकी विशेषताएं क्या थी, वो बहुत छोटे छोटे उपकरण होते थे, जिसके लिए उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। और यानी लघु पाषाण भी इसको कहा जा सकता है। और प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है, आप इससे नोट्स बना लेना। लेकिन मध्य पाषाण काल के बाद जो 10,000 साल से पहले, 10,000 साल की जब बाद की बात हुई, तो मध्य पाषाण काल आया। तो हम आगे पढ़ेंगे, नव पाषाण युग आया, आगे पढ़ेंगे हम, इसको स्किप करके चलते हैं आगे। शैल चित्र क्या है, तो वही जैसे बताया कि भीमबेटका, ये देखो एक शैल चित्र का एग्जाम्पल है, शैल चित्र बनाया गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ ऐसा है नहीं, तो अभी आगे बढ़ते हैं। कौन क्या करता था ये सब स्किप करो। भारत में शुतुरमुर्ग, ये इम्पोर्टेंट है एक फैक्ट, कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लिखिए नोट में, अपने नोट्स में नोट करिए कि पूरा जो शुतुरमुर्ग होते थे कि भारत में किस काल में पाए गए, तो पूरा पाषाण युग में। और महाराष्ट्र के पटने, किसी को पता है आप कमेंट करके बताना, जो भी देखेगा अगर पूरी वीडियो, कि पटने नामक पूरा स्थल महाराष्ट्र में है। किसी को पता था, मुझे भी नहीं पता था एनसीईआरटी पढ़ने के पहले। तो ऐसे ही आते हैं, स्टेट पीएससी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। और पटने नामक पूरा स्थल आप लिखना कि शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में पाया गया। कहाँ पाया गया, पटने नामक पूरा स्थल में, ब्रैकेट में महाराष्ट्र, है ना। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, और इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों के मनके भी बनाए जाते थे। तो ये भी पूछ सकता था, ऐसा कौन सा पक्षी है जिनके अंडों के मनके बनाए जाते थे, तो शुतुरमुर्ग। तो ये पूरा बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक हुंगसी भी पूरा पाषाण स्थल है, तो इसको भी आप एक बार गूगल करके देख लेना पूरा, इसमें जितना बताएगा उतना ही हम पढ़ेंगे।
अन्यत्र, ये पूरा स्किप करिए, अन्यत्र वाला। कल्पना करो, ये सारी चीज़ें नहीं, ये उपयोगी शब्द हैं, आखेटक, खाद्य संग्राहक, पूरा स्थल, ये सारी चीज़ें देख लेना एक बार। अब यहाँ पे बताया गया है कि देखो पूरा पाषाण क्या था, पूरा पाषाण काल का जो टाइमिंग क्या थी, 20 लाख साल से 12,000 साल के वर्ष के बीच। और ये जो मध्य पाषाण काल का दिया है, नव पाषाण काल युग का दिया है। और फिर ये तो ऐसे बच्चों के लिए होमवर्क जो दिए जाते हैं, ये है, एक बार आप देख लेना। बस हो गया, चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो गया। कितने टाइम में हो गया? लगभग 19 मिनट में कंप्लीट हो गया। हम चाहे तो आज 10 या 15 मिनट और देख के थर्ड चैप्टर को कर सकते हैं, बट ठीक है, इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली 15-20 मिनट की वीडियो में एक एक चैप्टर हो जाएगा। और मैं ट्राई करूँगी कि कुछ और चीज़ें लेके आने की एनसीईआरटी के साथ, वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं सीधे सीधे, लाइक घटना चक्र के। क्योंकि मेरे साथ करते जाओगे तो आपको एक बार बस देख लेना है, और जब सामने जाओगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगर एक बार आप वो मेरे साथ पढ़ लिए, ये तो मैं गारंटी दूंगी कि एक बार अगर मेरे साथ वो फैक्ट पढ़ लिए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ कि एक बार जो मैं पढ़ लेती हूँ वो नहीं भूलती हूँ, मतलब 90% चांस ये होता है कि मैं नहीं भूलती हूँ। सो थैंक यू, आज के लिए बहुत है इतना। जय हिंद, जय भारत।